फ्रेंड्स, हिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संगम काल, संगम पीरियड। संगम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से जनरली शुरू करते हैं और नॉर्थ नॉर्थ की हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड, वो भी यहीं की कहानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तक आती है बात। वैदिक पीरियड होता है, फिर महाजनपद पीरियड होता है। महाजनपद पीरियड में अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य भी का भी जो एम्पायर था वो काफ़ी डाउन साउथ तक आया था। और उसके अलावा हम बिल्कुल प्योर साउथ की हिस्ट्री जो शुरू करते हैं, तो महाजनपद पीरियड के बाद फिर शुंग और सातवाहन और कण्व और सारी डायनेस्टीज आती हैं, सारे वंश आते हैं। पर साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो शुरू की जाती है संगम पीरियड से, संगम काल से। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि संगम पीरियड है क्या और इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी मेनली पढ़ते हैं। तो संगम पीरियड को सबसे पहली बात तो संगम पीरियड क्यों बोलते हैं और ये कब से शुरू माना जाता है। तो इसका जो लिटरेचर है, एक्चुअली जो सोर्सेज हैं इसके बारे में, साउथ में दो चीज़ें कॉमन है। नॉर्थ और साउथ की हिस्ट्री में ये फ़र्क आपको देखने मिलेगा कि साउथ के जो किंग्स थे ना, साउथ के जो रूलर्स थे, राजा थे, वो ज़्यादा एम्बिशियस होते थे। वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे, वो अपना राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते थे। जबकि साउथ के जो बड़े किंग्स भी थे, जिन्होंने काफ़ी एक्सपांशन किया, अपने राज्य को बढ़ाया भी, वो ज़्यादा कला और कल्चर की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता था जनरली। मतलब नॉर्थ के कंपैरिजन में हम ये बात करें। दूसरा, यहाँ के जो लिटरेचर है उनमें इमोशनल टच ज़्यादा मिलता है और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल से ज़्यादा बड़ी बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल संगम पीरियड की अगर आप बात ले लेंगे तो वो ऐसा बताते हैं कि संगम काल जो है, इसमें जो संगम काल में जो काउंसिल होती थी, लोग जो मिलते थे जो संगम पीरियड में, एक्चुअली क्या हो रहा है, संगम पीरियड इसको इसलिए बोलेंगे कि उन्होंने 3 संगम हुए। संगम यानी तमिल लिटरेचर को, तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 3 अलग अलग डायनेस्टी के, 3 अलग अलग वंशों के बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान और राजा महाराजे आते थे यहाँ पर, एक जगह मिलते थे। तो ऐसा बोलते हैं कि 4000 5000 साल तक चला, पर वो सच नहीं है। मेनली पीरियड 250 साल का, हम ये 150 साल का मानते हैं। 100 to 250 AD ईस्वी, 100 से 250 ईस्वी के बीच में ये 3 संगम हुए थे। अब ये कहाँ हुए और इनमें कौन कौन लोग आए, हम ये देखने वाले हैं। तो 3 संगम हुए 100 से 250 AD यानी ईस्वी के बीच। क्यों हुए? तमिल साहित्य, तमिल लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। इसमें कौन लोग आते थे? तो 3 वंशों ने, 3 डायनेस्टीज ने इसमें मेनली पार्टिसिपेट किया। वो 3 डायनेस्टीज कौन सी हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। 3 डायनेस्टी हैं, चेर, चोल और पांड्य। कौन सी? तो आपको मैप में मैं बताता हूँ कि अभी तक हमने तो ये नॉर्थ नॉर्थ की काफ़ी कहानी पढ़ी है आपने, महाजनपद वगैरह, और मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आए, सतवाहन और यहाँ पर चालुक्य वगैरह आ जाएंगे। पर जो चेर की बात कर रहे हैं हम, तो चेर समझिए कि जो केरला, अभी प्रेजेंट केरला है, वो वाला एरिया है। ये आपका हो गया चेर। इसी को आगे चल के हम देखेंगे कि चेर, चेरल यानी केरल, केरल से मिलता हुआ, तो वो सारी संस्कृति एक्चुअली जुड़ी हुई है। फिर जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, चोल और पांड्य, तो इसको आप, जो आज का तमिल है उसको आप समझ लीजिए, तमिलनाडु है जो, उसको, और 20 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा। ये था आपका चेर, ये आपका हो जाएगा चोल, ये आपका हो जाएगा पांड्य। इनके बारे में हम, ये 3 डायनेस्टीज थी जो कहाँ पर आती थी? पांड्यों के पास। क्यों? क्योंकि पांड्य जो डायनेस्टी थी, यही लोग जो संगम है उसको ऑर्गेनाइज करते थे। तो ये तीनों यहाँ आते थे। आई होप मैप में आपको क्लियर है। ये चेर है, ये चोल है और ये पांड्य है। ठीक है। अब हम एक एक करके तीनों संगम के बारे में देख लेते हैं कि तीनों संगम में क्या क्या हुआ। तीनों को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? पांड्य। ये बात आप याद रखेंगे। तो पहले संगम में क्या हुआ? अच्छा, एक बात और आप जान लीजिए कि ये चेर, चोल, पांड्य यहाँ पर आते थे। ये बात हमको कहाँ से पता चलती है? पहला तो हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है, उसमें 3 डायनेस्टीज के बारे में बात होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि किन 3 डायनेस्टी के बात में, तो उसमें चेर, चोल आंध्र में बोल देंगे, चेर, चोल चालुक्य डाल देंगे। ये तीनों आपको डायनेस्टीज की बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में मिलता है, चेर, चोल और पांड्य। और दूसरा कहाँ मिलता है? तो अशोका मौर्य पीरियड वाला अशोका द ग्रेट के जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख हैं, उनमें चेर को सती पुत्र बोला है। चेर को क्या बोला है? सती पुत्र बोला है। उसमें अशोका बोलता है इंस्क्रिप्शन में, अगर आपने पढ़ा हो अशोका को, कि हमने यहाँ 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 हॉस्पिटल्स खुलवाए,
मतलब हॉस्पिटल्स तो वर्ड नहीं यूज़ हुआ ऑब्वियसली, पर मतलब चिकित्सा के लिए जो प्रबंध किए, तो वो चेयर भी उसमें से एक वो बोलता है, तो सतीपुत्र बोला गया। अब पहले संगम की बात कर लेते हैं। पहला संगम कहाँ हुआ? पहला संगम हुआ पांड के मदुरा करके एक जगह थी। ये मदुरई नहीं है, कई जगह और कई टीचर्स भी आपको पढ़ा देंगे कि मदुरई, ये वाली मदुरई, पर ये नहीं है। ये मदुरा डूब गया, सबमर्ज हो गया बाद में। इसलिए हमको इसके बारे में कोई बुक, कोई टेक्स्ट नहीं मिलता, कोई पुस्तक, कोई किताब नहीं मिलती इसके बारे में, कोई किताब नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब कुछ टेक्स्ट नहीं मिला, लिखा हुआ नहीं मिला, तो हमको कैसे पता चला कि फर्स्ट संगम हुआ? और हमको कैसे पता चला कि इसमें 89 राजा, 89 किंग्स आए, 89 किंग्स आए? और इसमें जो अध्यक्ष थे, ये जो संगम हुआ, इसका जो हेड था, किसके अंडर में हुआ? वो अगस्त ऋषि के अंडर में हुआ। अगस्त ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि ये वो ऋषि हैं जो फर्स्ट टाइम, जिनके बारे में बोला जाता है कि ये नर्मदा है अगर, तो ये नर्मदा पार करके साउथ में आए। और यही वो बंदा है जिसने वैदिक वैदिक धर्म को, यानी ब्राह्मण धर्म को बोल लीजिए, वैदिक धर्म बोल लीजिए, सनातन धर्म बोल लीजिए, उसको नॉर्थ से यानी उत्तर से दक्षिण लाया, यहाँ से यहाँ लाया। तो अगस्त ऋषि वो हैं जो पहली बार साउथ आए नर्मदा क्रॉस करके। ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वैदिक रिलीजन को यहाँ है, इसलिए इस एरिया का, साउथ का आर्यनाइजेशन, आर्यनीकरण चालू हुआ। साउथ का पहले आर्यन ऊपर थे, फिर नीचे भी उनका संस्कृत आना शुरू हुई, वैदिक धर्म के रिचुअल्स आना यहाँ शुरू हुए, ये सब शुरू हुआ। तो अगस्त ऋषि हैं वो। ठीक है, और 89 किंग्स, ये हमको कहाँ से पता चला? मैं अब आपको सेकंड संगम में ये बात पता चलेगी। तो पहले का क्या हो गया? मदुरा, इसमें कोई किताब, कोई टेक्स्ट नहीं मिला। अगस्त ऋषि, 89 किंग्स। सेकंड संगम में आ जाइए, ये डूब तो गया, सबमर्ज तो हो गया पहला संगम, पर ये कपाट खोल गया, दरवाजे खोल गया। किसके लिए? सेकंड संगम के लिए, जो कि हुआ कपाटपुरम में। इसी कपाटपुरम को कहीं कहीं अलवय बोल देते हैं, आपको ये याद रखना है, कपाटपुरम। सेकंड संगम कपाटपुरम। कितने राजा है? अब राजा कम होते जाएंगे, आप देखते जाएंगे राजा कम होते जाएंगे। 89, 59, लास्ट वाले में 49 आएंगे, तो 49 किंग्स। अब यह इसका अध्यक्ष कौन था? सेकंड वाले का, इसके भी अध्यक्ष शुरू में अगस्त ऋषि ही थे, फिर इनके ही शिष्य तुलक्का पियर, कौन? तुलक्का पियर बन गए। तुलक्का पियर की बुक है तुलक्का पियम, पियर की बुक है पियम। अगस्त ऋषि के शिष्य ये अध्यक्ष बने बाद में, सेकंड संगम में ही। पहले अगस्त ऋषि थे, तुलक्का पियर उन्हीं के शिष्य थे, तुलक्का पियम अब बन गए अध्यक्ष सेकंड संगम के, दूसरे संगम के। और इसी, यही वो बुक है, यही वो सोर्स है, यही वो स्रोत है जिससे हमें पता चला कि इसके पहले पहला संगम हो चुका है, जिसमें 89 किंग आए, उसके भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, और वो जगह डूब गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है और सेकंड संगम में है, ये आपको याद रखना है। इसकी तो हम, इससे तो हम बच गए। फर्स्ट संगम में तो कोई बुक हमें नहीं मिली, तो हमें कोई याद नहीं रखा। सेकंड संगम की एक ही याद रखना है, तुलक्का पियर ने लिखी तुलक्का पियम। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट तमिल व्याकरण की किताब है, फर्स्ट तमिल ग्रामर बुक है ये, फर्स्ट तमिल व्याकरण किताब है। कौन सी? तुलक्का पियम, तुलक्का पियम। एक बात आपको और याद रखना है कि अगस्त ऋषि को जो ये तमिल बुक्स मिल रही है, तमिल लिटरेचर मिल रहा है, उसमें क्या बोला गया है? तो उनको अगस्त्यार बोला गया है, उनको अगस्त्यार बोला गया है। तुलक्का पियर, ये साथ में बोलेंगे तो आपको याद होगा, तुलक्का पियम। अब हम लास्ट संगम की तरफ चलते हैं, जो कि है थर्ड संगम। थर्ड संगम कहाँ हुआ? नॉर्थ मदुरई, इसीलिए लिखा है कि ये जो आज के टाइम पे मदुरई शहर है तमिलनाडु में जो है, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, जिसको सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं, मीनाक्षी मंदिर है, आप यहाँ पर उसको याद रखिए, यहाँ पर हुआ मदुरई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कियार। इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कियार। मतलब पहली बार अगस्त ऋषि, अब यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, नक्कियार। राजा कितने आए? 49 आए। राजा कितने हैं? 49। एक इंपॉर्टेंट यहाँ का जो बुक मिलती है, एट्टुट जोगई, क्या? एट्टुट जोगई, ये 8 बुक्स का ग्रुप है, 8 बुक्स मिली हैं, ये सब तमिल में है। एट्टुट जोगई 8 बुक्स का ग्रुप है, ये सब थर्ड संगम की अब जो बुक हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखनी पड़ेगी। और उनसे रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड स्टोरीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहली बुक जो हमने सबसे पहले देख लिया, नक्कियार, नक्कियार 49 किंग्स, नक्कियार, जो कि अगस्त ऋषि की नकल नहीं की है, तो नक्कियार 49 किंग्स नॉर्थ मदुरई में हुआ। पहला कहाँ हुआ था? मदुरा, जो डूब गया, पर ये दरवाजे खोल गया, कपाट खोल गया। किसके लिए? कपाटपुरम वाले सेकंड का। लास्ट वाला कहाँ हो रहा है? नॉर्थ मदुरई में, मदुरई में। पहले दूसरे वाले में अगस्त ऋषि ने शुरू किया, और तुलक्का पियर, तुलक्का पियम, फर्स्ट तमिल बुक। अब हम थर्ड संगम में आ गए, नॉर्थ मदुरई, नक्कियार, 49 किंग्स, एट्टुट जोगई, 8 बुक्स का ग्रुप है। इसमें क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि संगम काल में, संगम का एरा में जो 8 बुक्स का ग्रुप मिला, उसको क्या बोलते हैं? तो आपको बोलना है एट्टुट जोगई। ये हो गई हमारी फर्स्ट बुक। अब शुरू हो रही है इंपॉर्टेंट बुक्स।
दो नुरू मिलेंगे हमें, दो बुक्स ऐसी मिलेंगी जिनके नाम में नुरू है। नुरू कौन कौन सी है? एहना नुरू। क्या? एहना नुरू। यही वो बुक है जो बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तिरुचिरापल्ली, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ था? मगध का राजा था, मौर्य किंग था, अशोक का दादा था, अशोक द ग्रेट का दादा था। वो कहाँ तक आ गया था? तिरुचिरापल्ली, ऊपर से यहाँ तक तिरुचिरापल्ली की पहाड़ियों को जीत लिया था। एहना नुरू बोलता है। कौन सा नुरू? एहना। और दूसरी कौन सी बुक है तमिल की? दूसरी कौन सी बुक है? पुरना नुरू। कौन सी? पुरना नुरू। एहना नुरू, पुरना नुरू। एट्रुट हो गई, एहना नुरू, पुरना नुरू, 3 बुक्स हो गई। ये एट्रुट जो गई, एहना नुरू, पुरना नुरू, इनको आप भूल जाना। अगर आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हो तो इनको आप फिर भी भूल जाना। पर कुराल, शिलाप्पाधिकारम और मणि मेखला आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताऊंगा। कुराल को बोलते हैं तमिल लिटरेचर की बाइबल। तो आप कुराल को कुरान समझ लीजिए, मुस्लिम्स का जो ग्रंथ है। कुरान से कुराल याद रखिए, क्योंकि वो तमिल्स का बाइबल है। कुराल, ये आए, होपफुली आप इसको याद रखिए। आप कुराल इंपॉर्टेंट है। थर्ड संगम की ये बुक्स हैं सब, ठीक है। अब आया शिलाप्पाधिकारम, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे संगम काल का आप अगर पकड़ लें तो ये बुक है। क्यों? इसको लिखने वाले बंदे का नाम अभी मैं आपको जोर नहीं दूंगा कि आप इसको याद रखें, इलांगो आदिगल, क्योंकि इनके बारे में ये कौन है मैं आगे बताऊंगा आपको। इलांगो आदिगल, ये नाम आपको याद रखना है। एक सेन गुटवन करके एक राजा आएंगे, उनके भाई है, इन्होंने शिलाप्पाधिकारम लिखी है। और ये स्टोरी है किसकी? ये स्टोरी है, ये देखिए, सेन गुटवन के भाई इलांगो आदिगल। ये सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट तमिल एपिक है, फर्स्ट तमिल महाकाव्य, फर्स्ट तमिल महाकाव्य है ये, फर्स्ट तमिल एपिक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए एक स्टोरी, गौर से सुनिए, स्टोरी इंपॉर्टेंट है। शिलाप्पाधिकारम यानी स्टोरी ऑफ शिलप्पा। इसमें ये कहानी है पायल की, स्टोरी ऑफ एनकलेट, पायल, पैर में जो पायल पहनते हैं उसकी। क्या स्टोरी है अब आप सुनिए। कोवलन करके एक बिजनेसमैन था, कहाँ पर? चोल राज्य में। कहाँ पर? चोल में। यहाँ पर क्या नाम था? कोवलन। उसकी वाइफ थी जो कि एक बहुत पायस, बहुत पवित्र लेडी थी, कनंगी। चोल राज्य की सबसे बेस्ट डांसर थी, जो नर्तकी थी, उसका नाम था माधवी। माधुरी नहीं, माधवी। कोवलन का दिल आ गया माधवी पे, और ये पूरी पतिव्रता स्वामी भक्त थी अपनी कोवलन, अपनी जो कनंगी थी वो कोवलन की बिल्कुल स्वामी भक्त थी। कोवलन चले गए माधवी के चक्कर में, और जितनी धन दौलत से सब लुटा दिए। जब ये लुटा दिए सब कुछ, तब फिर ये वापस आए कनंगी के पास। कनंगी को बताया, कनंगी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी ये पायल लीजिए, मेरी एंकलेट लीजिए, और इससे फिर से इसको बेच के फिर से बिजनेस शुरू कीजिए। कोवलन को बहुत शर्म आई। कोवलन बोला अब चोल राज्य में तो हम नहीं रह सकते, दूसरे राज्य में जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और पूरा धन जो मैंने खोया है उसको वापस पाके बताऊंगा। कोवलन और कनंगी दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों, कहाँ गए? पांड्य राज्य में। चोल में थे, ये गए पांड्य राज्य में। चोल में कहाँ रहते थे ये लोग? पूहर में। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, पूहर हमको याद रखना है आगे। पूहर यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। क्या था? पोर्ट था। कहाँ का? चोलों का, पूहर में। ये लोग पूहर से कहाँ गए? पांड्य राज्य में। पांड्य राज्य में कहाँ गए? पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई, सिटी ऑफ जॉय, मीनाक्षी मंदिर। ये लोग गए पांड्य राज्य में। यहाँ पर मदुरई पहुंच के ये गया एक सुनार के पास। कौन? कोवलन। अभी जो सुनार था ये चोर था, ये राजसी सुनार था, रॉयल सुनार था, मतलब ये जो राजा और उनकी वाइफ और उनके खानदान के लिए बनाता था जो गहने वगैरह। तो ये सुनार जो है ये ऑलरेडी एक पायल चोरी कर चुका था रानी की, जिसकी वजह से राजा को उसके ऊपर शक था। जब कोवलन जो है ये पायल बेचने आया तो सुनार के दिमाग में एक आइडिया आया। सुनार दौड़ के इसको यहीं पर रोक के अपनी दुकान में ये राजा के पास भाग के गया। बोला सर, राजा से बोला कि वो चोर मिल गया है जिसने रानी की पायल चुराया है। अब ये जो राजा था इसका नाम था नेडुजेलियन, इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। कौन था? नेडुजेलियन। नेडुजेलियन नेडुजेलियन अपने न्याय के लिए मशहूर था, अपने जस्टिस के लिए मशहूर था। जब इसने बताया सुनार ने कि कोवलन करके एक आदमी आया है, उसके पास वही पायल है जो चोरी हुई थी, तो नेडुजेलियन ने कुछ सिपाहियों को भेजा इसके साथ कि जाओ चेक करो, अगर उसके पास पायल हो तो उसको वहीं मार देना। अब इसने सुनार की चाल में ये कोवलन पकड़ा गया और उसके सिपाहियों ने वहीं पर मार दिया। ये बात पता चली कनंगी को। कनंगी का गुस्सा 7वें आसमान पर, सीधे राजा के दरबार में पहुंच गई और वहां जाके इसने प्रूफ कर दी अपनी दूसरी पायल दिखा के कि ये पायल उसी की है।
और जो रानी की पायल थी उसमें रत्न जड़े थे, उसके उसके अंदर मोती थे, इसमें रत्न जड़े हुए हैं, ऐसा कुछ था। अब जब राजा को ये बात पता चली तो ये राजा जो कि अपने न्याय के लिए मशहूर था, उसने अपनी गलती के लिए अपने आप को ये सजा दिया कि अब खुद को तलवार मार के मर गया। ये राजा था नेडुजेलियन। तो ये कहानी है। तो इसमें कोवलन नाम भी इंपॉर्टेंट है, कनंगी नाम भी इंपॉर्टेंट है, माधवी भी इंपॉर्टेंट है। ये मदुरई गए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं कहाँ से कहाँ गए, पर ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब कोवलन जो माधवी के साथ रहे थे, तो इस स्टोरी का क्या नाम था, शिलापदिकारम, स्टोरी ऑफ एनकिलेट, पायल की कहानी। किसने लिखा, इलांगो आदिगल। कौन थे ये, सेन गुटवन, राजा सेन गुटवन के भाई। अब जो कोवलन माधवी के साथ रहे थे तो इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था मणि मेखला। ये दूसरी बुक है, ये दूसरी बुक का नाम आ गया मणि मेखलाई। इन्हीं की बेटी के नाम पे बुक है मणि मेखलाई। ये बहुत ही अच्छी नर्तकी थी और ये बहुत अच्छी लड़की भी थी, मतलब पायस लेडी थी, पवित्र लेडी थी। पर इसके पीछे चेर राज्य का एक राजकुमार पड़ गया। कौन सा, चेर राज्य का राजकुमार पड़ गया। मणि मेखलाई अपने आप को बचाते बचाते ये कन्वर्ट हो गई बौद्ध भिक्षुणी में। क्या हो गई, बौद्ध भिक्षुणी में। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मणि मेखलाई किस रिलीजन से, किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध से। तो जैन से संबंधित क्या है, जीवक चिंतामणि करके एक बुक है। जीवक नाम का एक सैनिक था, वो राजा, बहुत टैलेंटेड था, वो राजा बन गया, कई शादियां कर लिया, पर इसको इन सारे सांसारिक सुखों में, जीवक को सांसारिक सुखों में कहीं पर भी चैन नहीं मिलता था, सुख नहीं मिलता था। फिर इसने जैन धर्म अपना लिया। ये स्टोरी है। तो हमने कौन कौन सी स्टोरी देख ली, शिलापाधिकारम पायल वाली, कोवलन कनंगी माधवी, माधवी रांसर थी, माधुरी नहीं माधवी, नेडुजेलियन राजा था, खुद को मार लिया। इन दोनों की बेटी हुई मणि मेखलाई जो कि पायस लेडी थी, जो कि बौद्ध भिक्षु बन गई, इसलिए बौद्ध से रिलेटेड बुक होगी। जीवक चिंतामणि जैन से रिलेटेड बुक होगी। इनके अलावा कौन सी बुक पढ़े हमने, दो पढ़े, नुरु, अहना और पुरना नुरु। अहना वाला क्या बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तिरुचिरापल्ली की पहाड़ियों तक जीत गया था। अहना नुरु, पुरना नुरु। कुरान है किसकी, तमिल की। और एक एट्रुट जोगई, जोगन नहीं जोगई, 8 बुक्स का एक ग्रुप है। ये हो गए हमारे 3 संगम। ये हो गए हमारे 3 संगम, चेर, चोल, पांड्य, हाथी गुम्फा, अशोका। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में और अशोका इंस्क्रिप्शन में इन तीनों डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। पहला हुआ मदुरा में, 89 किंग्स आए, पर यहाँ ये डूब गया मदुरा। यहाँ पे साउथ में कहीं था, यहाँ पे डूब गया। अगस्त ऋषि ने करवाया था। ये पता कैसे चला कि डूब गया था, कपाटपुरम में जब हुआ तुलक्का पीएम, फर्स्ट तमिल बुक, तब किसने लिखा, तुलक्का पियर ने लिखा। कौन थे ये, अगस्त ऋषि के शिष्य थे। अगस्त ऋषि को क्या बोला गया है, अगस्त्यार। थर्ड संगम नॉर्थ मदुरई यानी मदुरई में हुआ। यहाँ पर क्या है, मीनाक्षी मंदिर है, क्या है, सिटी ऑफ जॉय है। कौन अध्यक्ष था, नक्कियार। तो अगस्त ऋषि तुलक्का पियर और नक्कियार, यार तुलक्का पी यार, नक्की यार। 49 किंग्स आए, 89, 59, 49, 999, 854। एट्रुट जोगई, 8 बुक्स का ग्रुप। नुरु वाली अहना नुरु, पुरना नुरु, कुरान ऑफ तमिल लिटरेचर, कुरान ऑफ तमिल लिटरेचर। शिलापदिकारम लिखा किसने, इलांगो आदिगल, इलांगो आदि गर्ल नहीं गर्ल, इलांगो आदिगल। कौन, किसके भाई हैं, सेन गुट्टवन। सेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तमिल फर्स्ट तमिल एपिक। कोवलन कनंगी माधवी, इनकी स्टोरी आप मेरे ख्याल से याद कर लिए होंगे। नेडुजेलियन, फिर इनकी बेटी मणि मेखलाई, बौद्ध भिक्षु हो गई परेशान होकर। जीवक चिंतामणि जेफ और जैन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायनेस्टीज के बारे में। किन डायनेस्टीज के बारे में, सबसे पहले ये इंडिया हमारा अगर साउथ है, होपफुली इसको इससे बनाना चाहिए, अब दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं चेर राज्य के साथ। कहाँ है चेर, ये जो केरल वाला चेर है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी, करायूर। इनकी कैपिटल क्या थी, करायूर। इनका एम्बलम यानी इनका चिन्ह जो होता है, जैसे हमारा अशोका स्तंभ, अशोका पिलर वाला वो है ना, सत्यमेव जयते लिखा है, 3 शेर। इनका एम्बलम क्या था, धनुष। यहाँ पे क्या ले आइए आप, ये धनुष, ठीक है। इनका जो पोर्ट था, बंदरगाह था, वो क्या था, मुजरिस। क्या, मुजरिस। ये पोर्ट से क्या होता था, बाहर व्यापार होता होगा, बाहर ये लोग मसाले बेचते होंगे, जो इनके यहाँ बनता होगा वो बेचते होंगे, बाहर से इनके यहाँ आता होगा। मुजरिस, क्या, मुजरिस। और चेर का मतलब क्या होता है, चेर को ही चेरल भी बोला गया है कहीं कहीं, वो केरल इसी से बना है। और केरल का मतलब क्या है, चेर का मतलब क्या है, ऐसा राज्य जहाँ पर जो पहाड़ियों पे बसा हो, तो पहाड़ी क्षेत्र।
हिली रीजन, ठीक है। चेर का मतलब हर, पांडे का भी मतलब देखेंगे, चोल का भी मतलब, ये सब चीज़ें हर उसमें पढ़ेंगे हम। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। और हर डायनेस्टी के रूलर्स हम पढ़ते हैं या राजा, तो यहाँ भी पढ़ेंगे। इनके राजा कौन हुए? USA, मतलब यू से उडियन जिराल। उडियन जिराल, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि साउथ के लोग थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़े, जैसे अब रजनीकांत को बिल्कुल गॉड मान लेते हैं, है तो वो भी इंसान ना। तो ओडियन जेराल क्या बोलते हैं कि मैंने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया। अब महाभारत हो चुकी है 3000 साल पहले, तो तुमने कैसे करा दिया भाई? तो अब स्कॉलर्स का कहना यह है, विद्वानों का कहना यह है कि उनके वंशजों को खाना वाना खिलाया होगा, और इनका किचन बहुत बड़ा था और ये था वो था, ये सब बातें भी हैं। तो नाम क्या है? USA का यू, उडियन जेराल। अब आ गए सेन गुटवन। कौन सेन गुटवन? जिनको अभी पीछे हम देख के आए हैं। क्यों, क्या, किस लिए देखा था? कि ये इलांगो आदिगल के बड़े भाई हैं। इलांगो आदिगल क्यों? इलांगो आदिगल ने क्या लिखा? शिलप्पाधिकारम। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। शिलप्पाधिकारम, इलांगो आदिगल किसके भाई? ब्रदर ऑफ सेन गुटवन। तो ये सेन गुटवन कहाँ के थे? ये चेर, ये वाले यहाँ। मतलब आप देखिए कि शिलप्पाधिकारम में तीनों को समेट लिया। कोवलन और कनंगी थे चोल में, आए पांड में, और लिख कौन रहा है? चेर। यहाँ थे, यहाँ आए और लिखा ये, ठीक है ना। सेन गुटवन, तो USA का S कौन है? सेन गुटवन। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात, इनको लाल चेर भी बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है इस पे। लाल चेर ग्रेटेस्ट रूलर था ये, कहाँ का? चेर डायनेस्टी जो थी, चेर डायनेस्टी, उसका ग्रेटेस्ट रूलर था। इसने कनंगी पूजा यानी पत्नी पूजा, कनंगी कौन थी? कोवलन की वाइफ थी। और वो कितनी पायस, कितनी पवित्र लेडी थी कि उसने, हाँ मैंने आपको ये बताना भूल गया कि जब कनंगी दरबार में पहुंच गई, उसने प्रूफ कर दी कि ये पायल मेरी है, तो उसके बाद उसने अपने हस्बैंड को मारने के बदले श्राप दी थी मदुरई को कि पूरा मदुरई जल जाएगा, बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को छोड़ के। तो पूरा मदुरई में आग लग गई थी। तो वो देवी जैसी मानी जाने लगी थी कनंगी, इसलिए उसकी पत्नी पूजा शुरू हो गई। किसने शुरू किया? सेन गुटवन ने। लिखा किसने था? आई लव नहीं लिखा, ये ई लांगो आदिगल। ये गर्ल भी आ गया, लव भी आ गया, आई भी आ गया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ये सब हिंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, आप ये मत सोचिएगा कि क्या पागल से बात कर रहा है। अब USA का A बचा, अधिगा ईमान। आदिगमन भी बोल देते हैं कई लोग इसको। क्या बोल देते हैं? आदिगमन। पर है क्या? अधिगा ईमान। याद रखने के लिए आप इसको आदिगमन याद कर सकते हैं, आसान पड़ता है। आदिगमन को हराया था पेरुंजरेल इरमपुराई ने। पेरुंजरेल इरमपुराई, पेरुंजरेल इरमपुराई ने हराया था आदिगमन को। और ये पेरुंजरेल के बारे में मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है कि संगम पीरियड में गन्ने की खेती, शुगर केन की खेती किसने स्टार्ट किया, या किस चेर राजा ने गन्ने की खेती, शुगर केन की खेती स्टार्ट किया? उसमें आपको 95% तो आदिगमन को लगाना है, राइट। पर अगर ये नहीं हुए तो पेरुंजरेल इरमपुराई को टिक लगा के आना है आपको। यहाँ खत्म हो गया चेर वंश। आखिरी राजा थे इनके हाथी की आंख वाले गजमुख शेया। गजमुख शेया को पांडे राजा ने, यहाँ पे जो पांडे भी हम देखने वाले हैं, पांड्यों ने हरा दिया था। तो गजमुख शेया इसके आखिरी रूलर थे। अब हम आ जाते हैं पांड डायनेस्टी पे। पांड डायनेस्टी कहाँ पे है? ये हमने बनाया था यहाँ ऊपर चोल, ये पांडे है, ठीक है। ये पांडे की बात कर रहे हैं, चोल यहाँ पर थे। पांडे में हम देख लेते हैं कि क्या है। इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी? मदुरई, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। इनका एम्बलम, इनका चिन्ह का है, क्या है? यहाँ धनुष था, चेर का धनुष था। यहाँ पर मछली, फिश, ठीक है। ये तो सीधी सीधी चीज़ें हैं। पांड सबसे, इन तीनों में, चेर, चोल, पांड में पांड सबसे ज़्यादा एफ्लुएंट माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले, सबसे ज़्यादा वेल्थी माने जाते हैं। क्यों? ये किस बेस पे हम बोल रहे हैं? तीनों संगम इन्होंने अपने यहाँ ही ऑर्गेनाइज कराए। इतना बड़ी काउंसिल होती थी, इतने सारे लोग आते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा। तो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा वही ये सब करता बैठेगा ना, जिसके पास खाने को पैसा नहीं होगा वो तो ऐसा नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा एफ्लुएंट यही थे। पांडे का मतलब क्या होता है? पांडे का मतलब होता है प्राचीन। पांडे का मतलब होता है प्राचीन। पर सबसे प्राचीन ये लोग थे नहीं, सबसे पुराने लोग थे चेर, जो इसके पहले हमने पढ़ लिया। इसका जस्ट वर्ड का मीनिंग है प्राचीन, एंशियंट, ठीक है ना। इनका पोर्ट कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी आता है और ये ऐसे भी प्री में भी क्वेश्चन बनता है। इनका पोर्ट था कोरकाई, याद आप रखिए,
कोलची तो याद रखनी है, कोरकाई ज़्यादा 80% टाइम आपको कोरकाई पूछेगा, कोलची। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ खास होगा तभी इंपॉर्टेंट है ना। ये मुजरिस में तो मैंने उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहा था, है ये भी इंपॉर्टेंट, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोती मिलते थे और इस पोर्ट से बाहर शिप्स जाती थी, बहुत बहुत व्यापार होता था, मोती मिलते थे, तो अब वो कहीं तो भेजते होंगे आप, तो ये मोती भेजते थे रोम। तो क्वेश्चन बनता है कि किस डायनेस्टी में ने रोम में अपने एम्बेसडर भेजे। तो अब मोती लेके शिप में रख के तो भेज नहीं देंगे, कोई आदमी साथ में जाएगा, अब वो आदमी दूत ही कहलाएगा ना राजा का। तो ये मोती लेके बेचने किसके पास जाते थे? रोम के राजा ऑगस्टस के पास। इन्हीं के नाम पे ऑगस्ट मंथ का नाम पड़ा है। ये मोती खरीद लेते थे। मैगस्थनीज की बुक है इंडिका, उसमें पांड्य को मापेर भी कहा गया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पांड्य जो राज्य था ये मातृ सत्तात्मक था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी यहाँ पर फीमेल जो थी, नारी जो थी, उनकी ज़्यादा इज्जत थी, वो पावरफुल थी, उनको ज़्यादा अधिकार थे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी तक इतनी लंबी हिस्ट्री हो गई, सिर्फ इसके पहले 2 जगह हमको मिला है जहाँ पर मैट्रियार्कल मातृ सत्तात्मक सोसाइटी थी। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा सतवाहन वाले। क्यों? गौतमी पुत्र सतकर्णी, अपनी माँ का नाम लगा रहे हैं आके, गौतमी, है ना। तो तीसरा ये मिला हमको मातृ सत्तात्मक, कौन? पांड्य। तो इनकी कैपिटल हो गई, राजधानी होगी मदुरई, एम्बलम हो गया फिश, सबसे रिच यही थे पांड्य यानी प्राचीन, बंदरगाह कोलची, कोरकाई, मोती मिलती थी इनके यहाँ, रोम ऑगस्टस राजा के पास भेजते थे, इंडिका में माबेर बोला है, मातृ सत्तात्मक। अब इनके राजाओं को देख लेते हैं। तो कौन थे इनके राजा? सबसे पहले थे नेडियोन। हम सिर्फ 2 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ के हम कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। नेडियोन ने क्या किया? समुद्र पूजा स्टार्ट किया। नेडियोन ने क्या किया? समुद्र पूजा स्टार्ट किया। और इनका टाइटल था, इनको टाइटल, इनको उपाधि थी इनकी, पालाशाली मुडु कुडमी। पालाशाली मुडु कुडमी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी यज्ञशालाएं बनवाते थे। तो पालाशाली यज्ञशालाएं, शाला से शाली है, पालाशाली मुडु कुडमी। नेडियोन समुद्र पूजा, पालाशाली मुडु कुडमी, सिर्फ यही 2 पॉइंट याद रखना है। इसमें कुछ नहीं याद रहता तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पालाशाली मुडु कुडमी अगर नहीं याद रहा, मुडु कुडमी, शाली से याद रखिएगा, यज्ञशाला बनवाते थे ये, इसलिए समुद्र पूजा स्टार्ट करा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेडू जेलियन आ गए अब, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। क्यों? सबसे प्रतापी, सबसे पावरफुल राजा पांड्य डायनेस्टी के यही थे। इन्होंने तलैया लग्नम वॉर में, युद्ध में, तलैया लग्नम के युद्ध में 5 राजाओं को एक साथ हरा दिया था। तलैया लग्नम में 5 राजाओं की लगा दी थी इन्होंने, 5 राजाओं को एक साथ हरा दिया था। तो ऑब्वियसली इन्हीं को सबसे प्रतापी बोलेंगे ना। इससे इंपॉर्टेंट बात अब सुनिए, अब ये वही नेडूजेलियन है जिन्होंने कोवलन को, कनंगी के हस्बैंड को मरवाया था हिस्ट्री ऑफ एनक्लेट में। ये नेडूजेलियन जिन्होंने खुद को, जो अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने खुद को तलवार मान ली थी। क्यों? क्योंकि इनके सिर पे कोवलन की हत्या का आरोप आ गया था, गलतफहमी से कोवलन को मरवा दिया था, जो कि पायल बेचने आया था। कौन? नेडियोन के बाद आया नेडूजेलियन, दोनों एन से हैं। पांड्य में पांड का एन, 2 एन यहाँ लेके आ रहा है, नेडियोन, नेडूजेलियन, ठीक है। इनका मदुरई जल गया था। क्यों? कनंगी ने श्राप दे दी थी। आगे चलते हैं। चोल, सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी यही है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग डायनेस्टी है। इसके सबसे बड़ी बात कि इसके जो रूलर्स हुए हैं, जो राजा हुए हैं, वो बहुत मज़ेदार, बहुत ही रंगदार राजा हुए हैं, दबंग किस्म के, और मतलब मज़े के लिए लड़ाई करने जाते थे भाई लोग। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चोल का मतलब क्या होता है? नया देश। चोर की कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी? उरई-उर। चोर की कैपिटल क्या थी? उरई-उर। इनका एम्बलम क्या है? यहाँ फिश था, यहाँ धनुष था, यहाँ फिश, यहाँ धनुष, इस साइड धनुष, यहाँ पे आपको फिश मिल गया। यहाँ पे अब टाइगर तो मुझसे बनाते नहीं बना, तो इसलिए मैंने सिंपल लिख दिया है टाइगर। और ये इनके जो रूलर्स थे सबसे ज़्यादा लड़ाके भी थे, तो टाइगर इनको सूट भी करता है। कैसे? मज़ेदार स्टोरीज हैं इनकी, आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगी। इनकी जो लैंड थी ना, ये कावेरी नदी जो बह के आती थी ना इनके पास, उसकी वजह से बहुत उपजाऊ, बहुत फर्टाइल थी। सबसे फर्टाइल लैंड इन्हीं की थी। इसलिए 2 बातें बोली जाती हैं चोल साम्राज्य की, चोल डायनेस्टी की जो लैंड, जो ज़मीन थी, उसके बारे में 2 बातें बोली जाती हैं। क्या? पहला तो ये कि अगर ये इनकी ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि एक हाथी के बैठने की जगह पे अगर खेती की जाए तो 1 साल के लिए 7 आदमियों का खाना वहाँ से उगाया जा सकता है, उतनी छोटी जगह से, कि 7 आदमी पेट भर के खाना खा लें 1 साल तक, उतनी छोटी जगह से उगाया जा सकता है। दूसरा,
यहाँ से जो कॉटन, जो सूती वस्त्र बनते थे यहाँ के कपास से, वो इतने महीन, इतने बारीक होते थे, इतनी अच्छी क्वालिटी के होते थे कि सांप के केचुली से उसको कंपेयर किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि ये किसके बारे में बोला गया है, सांप की केचुली। अब इनका बंदरगाह, ये वही बंदरगाह है पूहर, इसी को कावेरी पत्तनम, कावेरी नदी आ रही है ना, तो कावेरी पत्तनम भी इसी को बोलते हैं। ये इसी पूहर से कोवलम और कनंगी निकल के गए थे पांड्य राज में, यहाँ से निकल के यहाँ आए थे। तो वही वाला ये पूहर है इनका बंदरगाह। इनका बंदर क्या था, मुजरिस। इनका क्या था, इनका क्या था, कोलची कोरकाई, पांड्यों का कोलची कोरकाई। इनका क्या आ रहा है, पूहर कावेरी पत्तनम। ठीक है। इनके बारे में पहली इन्फॉर्मेशन, पहली जानकारी कहाँ से मिली, अष्टाध्यायी करके बुक, जो बुक है पाणिनि ने लिखा है, उससे। इनका पहला राजा कौन था, इलंजेत चेन्नी फर्स्ट राजा था। इनके बारे में मशहूर है कि ये जो युद्ध लड़ने जाते थे तो उसमें बड़े बड़े सुंदर रथ लेके जाते थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इलंजित चेन्नई फर्स्ट रूलर है, इलंजित चेन्नई फर्स्ट रूलर है, सुंदर रथ लेकर के जाते थे, इनके बारे में मशहूर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इनका राजा है, अब यहाँ से मजेदार स्टोरी शुरू हो गई आपकी, जिसके बारे में बात कर रहा था। करिकल इनका सबसे प्रतापी, सबसे पावरफुल राजा है। रियल फाउंडर इसी को बोलते हैं। क्यों रियल फाउंडर, यानी जिसने एक्चुअली इस्टेब्लिश किया, पावरफुल बनाया अपने राज्य को, तो वो करिकल थे। करिकल का मतलब होता है जले पैर वाला। ऐसा इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उनको जेल में डाल दिया इनके मंत्रियों ने, और इनको जेल में डाल के आग लगा दी। ये वहाँ से किसी तरह बच के भागे, पर इनके पैर जल गए, और वहाँ से इनकी वो आग इनकी आंखों में चढ़ गई कि अब इनको सही करना मंत्रियों को। अब ये पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल इनको किसी रीज़न से बोल रहे होंगे ना, 3 रीज़न देता हूँ मैं आपको। एक लड़ाई लड़ी इन्होंने वेणी का युद्ध, 11 राजाओं को एक साथ हरा दिया, वेणी। दूसरी लड़ाई लड़ी इन्होंने वह परन दलाई, 9 राजाओं को एक साथ हरा दिया। वेणी का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है, वह परन दलाई 9 राजाओं को हरा दिया। और उससे ज़्यादा एक जो मज़ेदार चीज़ ये इस डायनेस्टी के राजा करने वाले हैं, ये गए श्रीलंका, वहाँ से पकड़ के लाए 10,000 लोगों को, श्रीलंका के 10,000 लोगों को पकड़ लाए, गुलाम बना लिया, स्लेव बना लिया अपना, और इनसे मजदूरी करवा के बनाया कावेरी पत्तनम बांध, ग्रांट बांध, जो कि इंडिया का फर्स्ट डैम है, फर्स्ट बांध है। अब ये श्रीलंका से जैसे जैसे इनके जो राजा बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे श्रीलंका पे चढ़ाई करते जाएंगे। एक जाएगा आधा श्रीलंका जीत जाएगा, दूसरा जाएगा पूरा श्रीलंका जीत जाएगा, वहाँ के राजा को बांध के अपने यहाँ ले आएगा और यहाँ कूटेगा। पर आपको तो आगे यहाँ कोई नाम नहीं दिख रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। पहले आप देख लीजिए कि करिकल के बाद क्या हुआ। करिकल के 2 बेटे थे, गिल्ली गिल्ली, कौन, नल गिल्ली, नेडू गिल्ली। 2 गिल्ली थे करिकल के, नल गिल्ली, नेडू गिल्ली। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हो गई। चोल राज्य जो है वो कमज़ोर पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया तो पल्लव पांड नहीं, ये पल्लव अलग है, पहलव भी नहीं, पल्लव अलग है। इन्होंने चोलों को हरा दिया और पल्लव डायनेस्टी बन गई। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इंडिया के अंदर 2 डायनेस्टी ऐसी हुई, ये हो गया आपका इंडिया। इंडिया के अंदर 2 डायनेस्टी ऐसी हुई जिनके सामंतों ने उनको हराया, जिनके सामंतों ने उनको हरा के अपना सामंत बना लिया। ये लोग बदले की आग में 2 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल जलते रहे, और वापस उन्हीं सामंतों को, उनके खानदान को हरा के वापस राजा बने। सिर्फ 2 डायनेस्टी ऐसी थी, एक नॉर्थ की थी, एक साउथ की थी, फिर भी दोनों अच्छे खासे कनेक्टेड हैं। कौन कौन, पहला हो गया यहाँ पे चालुक्य, और दूसरे हो गए यही चोल, यहाँ पे है चोल। ये जो पल्लव है ना, इनको हरा के यहाँ पे छा जाएंगे पूरे। ये लोग 450 साल वेट करेंगे और फिर पल्लवों को हरा के दोबारा राजा बनेंगे। इसी तरीके से चालुक्यों की भी 2 ब्रांच के बारे में आप पढ़ेंगे, एक वातापी वाले और एक कल्याणी वाले चालुक्य। यह है एक ही खानदान, सिर्फ एक बार वातापी इनकी राजधानी रहेगी, एक बार कल्याणी, और यहाँ से यहाँ तक लड़ाइयाँ भी चलेंगी। वो कैसे चलेंगी वो हम आगे वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें करेंगे। और उसी में चोल डायनेस्टी के एक से एक राजा आएंगे, जो एक बोतल पानी के लिए पता चला बंगाल के राजा को पीट आएंगे, फिर पता चलेगा इंडोनेशिया, यहाँ इस तरफ जावा सुमात्रा, यहाँ पे पड़ेगा ना जावा सुमात्रा के राजा ने इनके बारे में चीन में जाके कुछ बोला है, गुस्सा हो जाएंगे, पूरी नाव वाव लेके चले जाएंगे, इनको कूटेंगे पीटेंगे और बोलेंगे अब तुम राज करो, कोई बात नहीं। चीन वाले को बुला के देखो इसको उल्टा लटका के मारा है, और फिर ही वापस चले जाएंगे। तो इस किस्म के उल्टी खोपड़ी के चोल डायनेस्टी के राजा हुए हैं बहुत लड़ाके, उनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। संगम पीरियड पूरा कर लेते हैं। संगम में आप बचाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिनके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे। संगम की सोसाइटी में वेल्लार
किसानों को बोलते थे। किसानों का जो ग्रुप होता था या किसानों को, इसमें दो किस्म के किसान होते थे, एक बहुत रिच होते थे, एक गरीब किस्म के तो होते थे। जो रिच होते थे उनकी हैसियत इतनी तक होती थी कि वो रॉयल फैमिली में उनकी शादियाँ हो जाती थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वेल्लार, वी से ही वेनेगर भी आएगा। ये वैश्य थे, यानी ट्रेडर्स थे, बिजनेस करते थे। पर इनकी स्थिति जो साउथ में थी ना, साउथ की स्थिति जो साउथ में वैदिक धर्म आया भी ना, पर यहाँ पर पूरी तरीके से जैसे वैदिक वैदिक सोसाइटी ऊपर थी, नॉर्थ साइड में थी ना, जो वैदिक सोसाइटी यहाँ पे थी पूरी तरीके से वैसे, जैसे यहाँ पर शूद्रों की उतनी बुरी हालत नहीं थी। यहाँ पर अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट उतना ज़्यादा नहीं था। शूद्रों की हालत बुरी थी पर उतनी नहीं। वैश्यों की हालत भी शूद्रों जैसी ही थी, कुछ कुछ निचला स्तर था इनका। उनको बोलते थे वेनिगर। पुलायान करके एक कास्ट होती थी जो कि शूद्र होते थे। ये चमड़े से चीज़ें बना बना के बेचते थे, चमड़े का काम है। इसका क्वेश्चन बन जाता है कि चमड़े से जो लोग काम करते थे उनको क्या बोलते थे संगम सोसाइटी में, तो उनको बोलते थे पुलायान। तो वी से वेल्लार, वी से वेनिगर, और ये आ गए चमड़े को पुल करने वाले पुलायान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नचेलियर ओवाईयार फीमेल स्कॉलर थी, यानी फीमेल विद्वान थी, महिला विद्वान थी। ये संगम सोसाइटी में, मतलब संगम जो होते थे, 3 संगम हुए, इनमें इनके नाम भी मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति तो हालांकि बुरी थी, सती भी होती थी, बाल विवाह भी होता था, विधवा विवाह मना था। विधवा हो गई औरत तो उसको बिल्कुल किनारे कर देते थे, उसको अच्छा खाना नहीं देना, अच्छे कपड़े नहीं देना, किसी के सामने आ गई तो उसको मनहूस समझना, इस किस्म की चीज़ें थी। तो पर एजुकेशन का राइट था, एजुकेशन का अधिकार था, ये पता चलता है नचेलियर ओवाईयार। तभी तो ये लोग संगम में पार्टिसिपेट कर रही ना। यहाँ पर 2 परिषद होती थी, उर और मनराम। ये इंपॉर्टेंट है, मनराम। ये सिटी की परिषद को उर, और मनराम होती थी जो विलेज एरिया होते थे उनकी परिषद। सभा होती थी जो डिसीजन लेते होंगे लोग आपस में मिलकर बैठ के, उर और मनराम। इनके सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? मुरुगन, जिनको अब सुब्रमण्यम भी बोलते हैं। इनकी सवारी क्या होती थी? मुरुगन मुर्गा। गॉड मुरुगन सुब्रमण्यम। अधिकारी, अधिकारियों को वरियार बोला जाता था। क्या बोला जाता? वरियार। जबरन जो टैक्स लगाए जाते थे संगम पीरियड में, उनको ताइरावे बोलते थे। क्या बोलते थे? जबरन टैक्स को ताइरावे बोलते थे। और जो टैक्स सीधा राजा को जाता था उसको क्या बोलते थे? पांडु। तो किसानों को वेल्लार, वैश्यों को वेनिगर, पुलायान शूद्र जो चमड़े का काम करते थे, नचेलियर ओवाईयार फीमेल स्कॉलर, और मनराम परिषद, गॉड हो गया मुरुगन मुरुगन और सुब्रमण्यम, अधिकारी वरियार, जबरन का ताइरावे, और राजा को पांडु। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम दूसरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।